एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज। आज इसका 8 एपिसोड है। इससे पहले 7 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और हमारा पहला क्वेश्चन है महान्यायवादी के संदर्भ में, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है? अनुच्छेद 76 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहली चीज। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, साथ ही यह वोट बराबर होने की स्थिति में वोट भी दे सकता है। और उसके बाद इसे निजी प्रैक्टिस करने से पूर्ण रूप से रोका गया है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है। पहला, केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 2 और 3, और डी सभी कथन सही हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ए की क्या है, इसका राइट आंसर है। अब आप कहोगे कि कैसे? देखो, ये संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार किसी भी हाल में नहीं दिया गया है। न तो सामान्य स्थिति में और न ही वोट बराबर होने की स्थिति में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा, इसे निजी प्रैक्टिस करने से पूर्ण रूप से रोका गया, ऐसा नहीं है। ये निजी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब यह सरकार का कोई केस नहीं लड़ रहे हो, ऐसी स्थिति में यह निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आपको याद रखना है, महान्यायवादी कौन होता है? तो यह भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह अपने पद पर प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की सहमति तक रहते हैं, ये अपने पद पर रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है महान्यायवादी के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी कि अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा कथन सही है। ये सही लिखना यहाँ पे रह गया, तो सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 1, ऑप्शन डी सभी कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, बिल्कुल सही बात है। अगर मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण ले सकता है, जिससे कि ये आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक विशेष आदेश जारी किया जाता है, जिसे रिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। बस ये है कि इससे संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और संसद अगर संशोधन करेगा कौन, तो आपको याद रखना है संशोधन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, खबरों में रहा खिलौना मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपको याद होगा, हाल में ही हमने इसको करंट अफेयर्स में भी कवर किया था कि हाल ही में खिलौना मेले का आयोजन किया जा रहा है। और आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले खिलौनों को बढ़ावा देने के टॉकाथॉन का भी आयोजन किया गया था। तो आपसे पूछा है खबरों में रहा खिलौना मेला कहां पर आयोजित किया जा रहा है? क्या ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, या डी इनमें से कोई नहीं? कहां पर आयोजित किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर देते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि खिलौने मेले का आयोजन देश में पहली बार किया जा रहा है, लेकिन यह वर्चुअल रूप से किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है। तो इस वजह से कोई एक स्थान इसका डिसाइड नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? खबरों में रहे डेंगिन सोनिया का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि आपसे पूछा है डेंगिन सोनिया क्या है। पहला ऑप्शन ए कोविड-19 की कोई नई वैक्सीन है। ऑप्शन बी हाल में ही खोजा गया दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म है। ऑप्शन सी चींटी की नई प्रजाति है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है, यानी कि किससे संबंध है डेकिंसोनिया का। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं डेकिंसोनिया क्या है, एक प्रकार की दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म है, जिसे हाल में ही खोजा गया है मध्य प्रदेश के भीमबेटका वाले क्षेत्र में। और आपको याद रखना है भीमबेटका के जो गुफाएं हैं, उधर जो शैल चित्र पाए गए हैं, उनको भी यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, डेकिंसोनिया क्या है, तो हाल में ही खोजा गया दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। मेरी सहेली पहल का संबंध निम्न में से किससे है? मेरी सहेली पहल का संबंध निम्न में से किससे है? पहला, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तीसरा, रेलवे के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल। या डी, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें? आपको याद रखना है हाल में ही भारतीय रेलवे के द्वारा मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिला यात्री अकेले यात्रा करती हैं तो उनको सुविधाएं प्रदान की जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही जो महिला पुलिसकर्मी है, रेलवे पुलिसकर्मी है, उनसे बातचीत करेंगी और उन्हें जागरूक करेंगी कि आप किस प्रकार यात्रा करें, और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगी। इसलिए भारतीय रेलवे के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का दर्शन निम्न में से किसमें देखने को मिलता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारतीय संविधान का अगर आपको दर्शन देखना हो तो कहां देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों में। और ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। आपको बताना है कहां देखने को मिलेगा हमारे संविधान का दर्शन। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आप लोग भी इसके आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको तैयारी पता लगती रहे कि आप कहां पे हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्वीट रेवोल्यूशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसी भी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो क्या है? स्वीट रेवोल्यूशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? इसके तहत गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा, पहला। दूसरा, हाल में ही इसके तहत भारत सरकार ने 500 करोड़ का फंड दिया है। और तीसरा, इसे लागू करने का कार्य कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से सुनिएगा, गलत पूछा है। ये सही गलत पहले ही हाईलाइट कर लीजिए ताकि दिमाग में रहे कि पूछा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं सही पूछा है गलत पूछा है, और आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इस सीरीज के माध्यम से कि आपको किस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए क्या है स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें पूछा है गलत, तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी की दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखो, इसके तहत गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। इसमें शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई है, ना कि गन्ने की, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे लागू करने का कार्य कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, यह भी गलत बात है। कृषि मंत्रालय के द्वारा नहीं, इसे बी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जा रहा है। यह आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। और हाल ही में भारत सरकार ने इसके तहत 500 करोड़ का फंड दिया है, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार ने 2020-21 और 2022-23 के बीच के लिए 500 करोड़ का फंड दिया है, जिससे कि भारत में शहद के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और भारत के शहद का निर्यात करके बाहर देशों में निर्यात किया जा सके और 1 लाख कमाया जा सके, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसलिए स्वीट रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और वो है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से सुनिएगा। खबरों में रही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। यानी कि हाल ही खबरों में एक पाइपलाइन रही थी जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम। क्या है ये पाइपलाइन, जानने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है 1200 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को बाल्टिक सागर में बनाया जा रहा है। यानी कि आपसे स्टेटमेंट में कहा है कि इस पाइपलाइन को बाल्टिक सागर में बनाया जा रहा है, पहला। दूसरा, यह पाइपलाइन रूस तथा जर्मनी के बीच नेचुरल गैस ले जाने का काम करेगी, यानी कि इससे नेचुरल गैस ले जाई जाएगी रूस और जर्मनी के बीच में। और तीसरा, हाल में ही अमेरिका ने इसे अपनी मान्यता दे दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिए, देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। अगर आप
में हमारे द्वारा चलाई जा रही जो करंट अफेयर की सीरीज है, अगर आप उसे देख रहे हैं तो आसानी से आपके लिए इसका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सही कथन कौन सा है तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बाल्टिक सागर में बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पाइपलाइन रूस तथा जर्मनी के बीच नेचुरल गैस ले जाने का काम करेगी, यह भी सही है। और हाल ही में अमेरिका ने इसे मान्यता दिया, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अमेरिका ने इस पर विरोध जताया है। अमेरिका का कहना है कि इससे क्या होगा, अगर ये पाइपलाइन बिछ जाती है तो रशिया वाले क्षेत्र में किसका, रूस का प्रभाव, यूरोप वाले क्षेत्र में रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस वजह से अमेरिका ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। यहां पर ऑप्शन नंबर बी मान लेते हैं, क्योंकि यहां लिखा नहीं है, तो 1 और 2 इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अपना अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनिए। भारतीय मानसून को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि भारतीय मानसून को निम्न में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला, समुद्र से दूरी। दूसरा, अक्षांश। तीसरा, हिमालय पर्वत की स्थिति। चौथा, जल तथा स्थल का वितरण। तो आपको बताना है कौन सा कारक प्रभावित करता है। पहला, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी 3 और 4। ऑप्शन सी 2 और 4। ऑप्शन डी सभी कथन सही है। आपसे पूछा है कौन कौन से हैं, सोचिए 2 मिनट 2 सेकंड, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि चारों के चारों कारक हमारे मानसून को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपसे क्वेश्चन पूछा है नदियों के ऊपर। पहला, भारत में मौसमी तथा हिमालयी नदियां पाई जाती हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, लेकिन कावेरी, यहां पे कावेरी है, कावेरी नहीं, कावेरी में साल भर पानी रहता है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, यहां पे नदी आएगा, ये नहीं है, नदी कावेरी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा, गलत पूछा है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन उठता है क्यों भारत में हिमालय में मौसमी नदियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, लेकिन कावेरी में साल भर जल रहता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कावेरी नदी को दोनों तरफ से जल मिलता है, दोनों मानसून की सहायता से जल मिलता है, जिसके कारण इसमें हमेशा पानी बना रहता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कावेरी नहीं है, ये यहां पे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कावेरी है क्या, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। जबकि कावेरी कहां से निकलती है, तो कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मपुरी नामक स्थान से, ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए अभ्यास प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए है अभ्यास प्रश्न। क्या है, खबरों में रही ई युवा स्कीम का संबंध निम्न में से किससे है। युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है, इनोवेशन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए है, युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, सोच समझ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। ई युवा स्कीम के बारे में अगर आपको और पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप एक बार लिख देते हैं तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसी के साथ आज हम हमारी सीरीज को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये पहल पसंद आ रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो और आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।